वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस एंड हिंदी हब। मैं सईद आलम खान आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक सीरीज़ लेकर के आया हूं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह कितने कालों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने के दरमियान इस काल के विभाजन को कितने साहित्यकारों ने अलग अलग ढंग से बांट करके इसका नामकरण किया है, कितने पार्ट में बांटा गया है और बहुत सारी बातें। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपके लिए इस जो सीरीज़ लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य को आप हम लोग पढ़ाएंगे और समझेंगे। एक एक चीज़ें सब कुछ आपको दिखेंगी। बहुत ही शानदार ढंग से इसका कलेक्शन किया गया है, जहाँ पे आपको मतलब क्लास वाली फीलिंग आएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि आप किसी क्लास में बैठे हैं और आपको अपने क्लास के दौरान जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड मार्कर इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं है, बल्कि नॉर्मल पेन और पेज है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम बात करें तो इसका विभाजन 4 पार्ट में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आदिकाल पहला नाम है, दूसरा भक्ति काल है, तीसरा रीति काल है और चौथा आधुनिक काल है। अगर इसके पीरियड की बात करें तो 1050 से लेकर के 1350 एडी के बीच में आदिकाल माना जाता है। उसके बाद भक्ति काल का दौर शुरू होता है 1350 से लेकर के 1650, और फिर रीति काल का जो दौर है वो 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी के बीच में रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ वेरिएशंस भी मिलेंगे, अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग डेट्स दिए गए हैं, ये वर्ष दिए गए हैं, लेकिन ये क्या है, ये पूरी तरीके से जो सर्वाधिक मान्य वर्ष हैं निर्धारित किए गए हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आधुनिक काल के लिए 1850 से शुरू हो रहा है, जो कि अब तक जारी है। अब आइए, जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, ग्रामेरियंस हैं, उन लोगों ने जो बांटा है हिंदी साहित्य को, तो इसका नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का नाम बहुत पॉपुलर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो कहना ही क्या है। राहुल सिंह कीर्त्यान भी एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक साथ कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी, बहुत कुछ लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। और मैं बता दूं कि अधातो घुमक्कड़ो जिज्ञासा करके उन्होंने लिखा था, और इसमें उन्होंने दिखाया है कि घूमना कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम यात्रा जब करते हैं किसी धार्मिक स्थल की, किसी सांस्कृतिक स्थल की, तो हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये राहुल सांकृत्यायन ने एक डायरी के रूप में लिख दिया था। दोस्तों आज भी वो अमर कृति है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हमने बताया कि 4 काल में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल। अब जैसे जैसे शोध होते गए, जैसे जैसे रिसर्च हुए हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अनुसार नाम दिया है, और वह नाम अपने अनुसार ही नहीं बल्कि काल की प्रकृति के आधार पर दिया गया है। लेकिन अंतिम तौर पर जो सर्वाधिक मान्य नाम है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वो 4 पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और जो आदिकाल पहला नाम है, इसे किन विद्वानों ने क्या नाम दिया है, जैसे आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताया है। इसे यानी कि आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, ये बताया राम कुमार वर्मा ने। बीजक काल इसे नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और वीरगाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं सिद्ध सामंत काल बताया राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों आदिकाल के साहित्य को 5 भागों में बांटा गया, और ये जो साहित्य हैं, मैंने अभी पहले कहा कि ये प्रकृति के आधार पर बांटा गया, यानी कि वो कौन सा दौर है, यानी कि 1050 से लेकर के 1350 का जो दौर है, इसी दौर में क्या प्रकृति हुई, क्या उस दौर में लेखन हुआ, कौन सा स्टाइल था, किसका शासनकाल था। तो 1050 का जो दौर है वह मान लीजिए कि पूर्व मध्यकाल है। तो स्टार्टिंग हो रहा है मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल है, फिर मध्यकाल है। तो हिंदी साहित्य में जो ये दौर आ रहा है, यह कभी भी साहित्य का काम रुका नहीं, तो वो चलता रहा। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल को 5 भागों में बांटा, और ये कौन से हैं, जो सिद्ध साहित्य हैं, रासो साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, नाथ साहित्य हैं, लौकिक साहित्य हैं। तो ये जो सिद्ध साहित्य है, ये बौद्ध ग्रंथ ही इसमें शामिल है। हम आगे आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिनके आधार पर इसे बौद्ध ग्रंथ
को बेस बनाया गया और सिद्ध साहित्य नाम दे दिया गया। रासो साहित्य भी आदिकाल के अंतर्गत 5 भागों में बांटा गया है। इसमें मुख्य रूप से राजस्थानी ग्रंथों को शामिल किया गया है, चूँकि राजस्थान वीरों की धरती कहलाई है। जितने भी राजपूताना थे, चाहे वो चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, सभी ने राजस्थान में शासन किया और उसके बाहर अटैक करके, लड़ाइयाँ लड़ करके उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। इस दौर में कई कवियों, कलाकारों को संरक्षण राजाओं ने दिया। तो उन लोगों ने जो साहित्य की रचना किया, उन लोगों ने जो संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश किया, उसे ही रासो साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य जैन धर्म से बेसिकली रिलेटेड है और यहाँ पे जैन ग्रंथों को बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया गया था और इन ग्रंथों के बाद उनका एक संकलन किया गया। वहीं नाथ साहित्य थे, तो गोरखनाथ के ग्रंथ प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। और लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मध्यकाल के पहले के जो ग्रंथ हैं उनको लौकिक साहित्य की सीरीज में सम्मिलित किया गया है। कवियों की बात करें आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं, तो एक ट्रिक हमने बनाया है, अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई कवियों के नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए, अमीर का मतलब हुआ है अमीर खुसरो। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम बाद के क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन बस यहाँ जान दीजिए, चंद्रवरदाई, अमीर चंद चंद्रवरदाई, ये एक जाने माने कवि हैं और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। ये एक सिर्फ कवि और लेखक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे योद्धा भी थे। उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। विद्या का शॉर्ट फॉर्म है विद्यापति और नाले में इसमें 2 नाम है। एक तो नरपति नाला है और जा मतलब हो गया जगनीक, तो ये गिरी तो ऐसे ही जोड़ दिया गया है। तो अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी, ये सीधे सीधे इसमें कई कवि हैं, अमीर चंद, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नाला और जगनीक। चंद्रवरदाई की अगर हम बात करें तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो इनका बहुत ही चर्चित महाकाव्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरीके से विद्यापति ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनकी हमने पद, लता, पता, पद, तो ये एक ट्रिक है। ये तो बस याद करने के लिए आपको हमने बनाया है कि पद से पदावली, लता से कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब इनके विद्यापति के बहुत ही जाने माने रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लें, मैथिल कोकिल, चूँकि इन्हें मैथिली भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज था और मैथिली भाषा में इन्होंने कई रचनाएं लिखी, इसलिए मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। और इन्होंने देसी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। कहा भी जाता था कि देसिल बैना सब जन मिठा, तो मैथिल कोकिल इसलिए विद्यापति को कहा जाता है। नरपति नाला ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, विसलदेव रासो एक प्रेम कथा है, जगनीक की जो रचना है परमाल रासो है। इन्होंने आल्हा उदल जो महोबा के योद्धा थे, उन योद्धाओं के युद्धों का वर्णन किया है इस किताब में, परमाल रासो में। दोस्तों, जाने माने लेखक, कवि, कहावतदार अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। दोस्तों जी हाँ, अमीर खुसरो भारत का तोता कहा गया है और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे खलिक बारी, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। अबुल हसन आमीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है। बलबन के समय इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी अमीर खुसरो बने रहे। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बहुत बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। तबला, सितार, मुकरी, गज़ल, ये सब जितना है इनमें योगदान है अमीर खुसरो का। तोताए हिंद, अभी मैंने पहले बात कहा कि भारत का तोता इन्हें कहा गया है, इसीलिए तोताए हिंद इनकी उपाधि है। खड़ी बोली के ये पहले कवि माने जाते हैं। अगर रचनाओं की बात करें तो आशिका, नू सिपिहर, इनके द्वारा 100 से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं और इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज़ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और ये सारी सीरीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आपका कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखें, बताएं हमें, हम बैठे हैं आपको। और मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाने आता है तो बहुत स्टडी करके आता है। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स में हमें लिख करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्यूरी है तो ज़रूर पूछें हमसे, हम बताने और हमारी टीम बताने के लिए बैठी हुई है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।